नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप और आज हम एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने राजस्थान में बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम किया है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें समय दिया और ख़ास बातचीत करने के लिए आपने हमें मौका दिया। आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इलाके के लोगों से बात कर सकूं। जी सर, सबसे पहले मैं शुरुआती सवाल के साथ करना चाहूँगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अमूमन सब लोगों को मालूम है, लेकिन क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं रहती है कि ज़िंदगी का आपका जो फ़लसफ़ा है, कहाँ से शुरुआत हुई, करियर की कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। देखिए, मैंने भी एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह स्कूलिंग की थी और यहाँ मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं बचपन से आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं था, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं थी और ना ही ऐसा मैं सोचता था। और यही कारण है कि मैंने 10th के बाद कॉमर्स में एडमिशन लिया, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया और मैं ICWA जो उसी से मिलता जुलता कोर्स है उसमें एंट्री कर चुका था। इन्हीं दिनों में मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं एक बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी दूं। इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे नौकरी शुरू कर चुका था। तो 99 का पहला अटैम्प्ट मैंने दिया था सिविल सर्विस का और उसमें मैं इंटरव्यू तक चला गया था। उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा किसी अच्छी जगह पे सिलेक्शन नहीं होने के कारण मैंने अगले साल भी अटैम्प्ट देने का फ़ैसला किया और 2000 में मैंने अपना मेंस दिया, जिसका इंटरव्यू 2001 में हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद मुझे राजस्थान काडर मिल गया। जी, जहाँ तक बात है कि मैं राजस्थान क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करता था तो राजस्थान से मेरा कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जो पूरी रिश्तेदारी है, मेरी पूरी स्कूलिंग, कॉलेजिंग या प्रोफेशनल लाइफ, उसका भी राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था। केवल हरियाणा का होने के नाते राजस्थान हम लोग आते थे खाटू श्याम या मेहंदीपुर बालाजी या सालासर बालाजी के दर्शन करने या फिर कोई जैन मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन राजस्थान बहुत पसंद था क्योंकि राजस्थान का कल्चर हमेशा से ही इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है। और 2001 में सिलेक्शन के बाद 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2003 से मैं लगातार 19 साल से राजस्थान में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और जहां तक बात है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे कभी इंग्लिश मीडियम ऐसा मुश्किल नहीं लगा था। एक ये भी सवाल कई बार आते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम है, अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं और किसी कस्बे में पढ़े हैं तो आप बड़े होके बहुत सारे एग्ज़ाम में compete नहीं कर सकते। जी जी। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं अगर आपने ठान लिया है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और हम 2 ही भाई हैं और मैं बड़ा भाई होने के नाते गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मेरे छोटे भाई हरियाणा में ही जो फैमिली बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा युवा वर्ग को लेकर है। अमूमन जब बच्चे की नर्चरिंग हो रही होती है, वो स्कूल कॉलेज के वक्त में होता है, तो समाज में अच्छी रेपुटेशन हो, अच्छी जॉब हो, पैसा हो, ये शब्द उसके कानों में शुरू से ही पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये शब्द दिक्कत तब देते हैं जब वो किसी प्रॉब्लम में होता है या फिर फेल वाली सिचुएशन में होता है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी इंडियन सोसाइटी में चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो या कोई भी स्टेट हो, मेरा ये मानना है कि एजुकेशन लेते लेते हमारे जो किशोर युवा हैं उन पे एक ऑटोमेटिक प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि भाई आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा कुछ प्रोफेशनल डिग्री करेंगे तो आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी, और या अगर आपका फैमिली बिजनेस भी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सहायता मिल जाएगी। तो एक तरह का स्ट्रेसफुल वातावरण बहुत सारे युवाओं को फेस करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा फेलियर, तो कोई भी कार्यक्रम आप करिए, आप कोई भी ज़िंदगी में स्कीम बनाइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक सक्सेस मिलती जाएगी। क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन हर मैच में रन नहीं बनाएगा, हर मैच में बॉलर विकेटें नहीं ले सकता। इसी प्रकार से हर बिजनेस शुरू करते ही सफल नहीं होंगे, सफल बिजनेसमैन के दूसरे बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो ये फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं एक बात और कहूँगा, फेलियर बल्कि सफलता की सीढ़ी है। आपको अगर अपने शुरू के प्रयासों में
असफलता मिली है और आप उसका विश्लेषण करेंगे और आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि मुझे किन कारणों से सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपनी सफलता की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुके होते हैं। कई बार लोगों का 3 बार में सिलेक्शन नहीं होता। यूपीएससी लोगों ने पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, लोग 2 बार मेंस, 2 बार इंटरव्यू, कई लोग 3 बार मेंस और 2 3 बार इंटरव्यू दे चुके होते हैं और लोग उनको ये कह देते हैं कि मेरे 3 साल खराब हो गए। मेरा ये मानना है कि जब वो अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा होता है तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसके पिछले साल खराब हुए हैं, क्योंकि लाइफ में जब हमें कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है तो हमारा धीरे धीरे बढ़ाया हुआ हर कदम हमें फाइनली उस मंजिल की तरफ ले जाने में मददगार साबित होता है। लगातार जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्ज़ाम की, किसी बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नौकरी के दिनों में सीख रहे होते हैं, हमें शुरू में ऐसा लग सकता है कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मुझे सब कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप फाइनली देखेंगे कि असफलता के दिनों में आप जो छोटे छोटे लेसन सीखते हैं और अगर आप उनसे सीख कर उन गलतियों को कवर अप करते हैं और अपनी कमियों को दूर करने की ईमानदार कोशिश करते हैं, तो मेरा मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा बेस भी यही बनते हैं। ज़रूरत केवल इस बात की है कि कई बार हम देखते हैं कि कोटा में आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे जब देखते हैं कि दूसरे लोगों को सफलता जल्दी मिल गई, मुझे नहीं मिल रही है, और वो गलत कदम उठा लेते हैं, उसको देख के ज़रूर डर लगता है। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं दोष हमारे कोचिंग सेंटर्स का है कि वो बच्चों को केवल एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उनको काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या फिर पेरेंटिंग का भी इसमें बहुत बड़ा कसूर है, जो अपने बच्चों से केवल एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनकी कंपैरिजन करते हैं, जो मेरे ख्याल से बच्चों पे दबाव का कारण बनती है। तो असफल युवाओं को, असफल युवा जैसा कोई वर्ड है नहीं, असफल युवा वही है जो असफलता से निराश होकर अपने आगे के प्रयास को बंद कर देता है। अदरवाइज कंसिस्टेंटली आप कोई भी काम करेंगे ना, आपको कोई ना कोई रिजल्ट जिंदगी में जरूर मिलेगा। ए रास्ते में नहीं मिले तो बी रास्ते में मिलेगा, सी रास्ते में मिलेगा, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि लगातार प्रयास करते रहना ज़रूरी है। कोई चीज़ में आप असफल हो भी गए तो उससे कुछ आपको कंक्लूजन निकालना चाहिए अपनी ज़िंदगी का। ये एक पर्सनली मेरा भी सवाल है, क्योंकि बीइंग यंगस्टर बहुत बार आप अपनी चीज़ों को बहुत कम आंकते हैं, दूसरा आपको बहुत बड़ा लगता है या वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमेशा से होता आया है कि हम सब लाइफ में खुद को विक्टिम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, और हम सबको ये लगता है कि लाइफ में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो केवल मेरे साथ ज़्यादा है। और एक दिक्कत और होती है हमारे समाज की कि हम सफल लोगों को लक्की मानते हैं। हाँ, लकी मान। और हम ये नहीं मान पाते हैं कि कहीं ना कहीं शायद उनके एफर्ट्स ज़्यादा फोकस थे, उन्होंने जो भी समय स्पेंड किया उन्होंने सही चीज़ों पे किया। देखिए, 2 लोग होते हैं, 2 लोग सुबह से शाम तक अगर एक ही काम करते हैं और एक व्यक्ति ज़्यादा देर फिजिकल वर्क करने के बाद भी इतना रिजल्ट नहीं ले पाता है जितना दूसरा व्यक्ति ले लेता है जिसने फिजिकल वर्क कम किया है, तो कारण यही रहा होगा कि वो फोकस था और वो फोकस नहीं था। अगर मुझे गड्ढा खोदना है तो मुझे गड्ढा खोदने के लिए केवल शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उस गड्ढे को मुझे किस डायरेक्शन में कितना गहरा खोदना है और मैं किस तरह की ज़मीन में उस गड्ढे को खोद रहा हूँ। तो इसलिए ये सारी बातें यूँ की यूँ करियर पे भी लगती हैं। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, मैंने कई लोगों को कहा भी है कि मंजिल पर पहुँचे हुए लोगों को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि रास्ते में उन्होंने किस प्रकार की मुसीबतों का सामना किया हो। तो आप जब मंजिल पर पहुंचे हुए लोगों को लक्की कहने की गलती करते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप केवल उनको मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, बट हो सकता है कि बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ हुई हों और उसी प्रकार की दिक्कतें आपके साथ भी आ रही हैं। ऐसा होता है, कई लोग पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाते हैं, कई लोगों को लाइफ में अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, आगे का रास्ता बनता जाता है, कुछ सालों का फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोग 22 साल में सफल हो जाते हैं, कुछ 25 में भी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ को आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर दूसरे लोग सफल हो रहे हैं तो इससे आपकी सफलता का रास्ता कहीं भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि राजस्थान में फीमेल फिटिसाइड को लेकर आपने बहुत काम किया। उस समय बेटियों को कोख में मारा जाता था, तो आपने उसको लेकर जो काम किया, तो उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी जर्नी कलेक्टर के दिनों से ही शुरू हो गई थी, जब मैं जिलों में कलेक्टर के रूप में काम कर रहा था। पर्टिकुलरली 12 जिले में जब मैं कलेक्टर था
तो मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा रखी थी कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत ही जघन्य अपराध है। राजस्थान भी 1981 से 2011 के बीच में 30 सालों में काफ़ी संख्या में अपनी बेटियों को खो चुका है, क्योंकि सोनोग्राफी मशीन के जरिए सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है और फिर अबॉर्शन के जरिए उस बेटी को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। इसमें सबसे चिंता की बात ये भी थी कि जितना काम रजिस्टर्ड सेंटर में ये नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा ये काम जो अपंजीकृत सेंटर्स हैं, अपंजीकृत लोग हैं, अवैध तरीके से सीखे हुए लोग हैं और स्मगल्ड मशीनें या इधर उधर से कबाड़ से उठाई हुई मशीनों के जरिए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो उस समय तो एज कलेक्टर हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा निरीक्षण सेंटरों का कर सकते थे, रजिस्टर्ड सेंटर पे कंट्रोल कर सकते थे जो हमारी कैपेसिटी में था। डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होने के नाते कलेक्टर के रूप में मैंने 12 में कुछ काम किया। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि सत्यमेव जयते नाम का एक सीरियल आया था स्टार प्लस पे, जिसमें आमिर खान ने अपनी सबसे पहले एपिसोड में इस इशू को उठाया था कि राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या बहुत आमतौर पर हो जाती है। मुझे लगा था कि इस बारे में कभी मौका मिला तो हम ज़रूर कुछ करेंगे, और मुझे 2014 में MD-NHM जब मैं नेशनल हेल्थ मिशन में आया तो मुझे वो मौका दिखाई दिया। वहाँ पर मुझे एक पद और मिलता है स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के चेयरपर्सन का। उस रोल को मैंने थोड़ा सीरियसली लिया। मैंने देखा कि राजस्थान में कुछ लोगों ने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एक PCPNDT ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत थी। मुझे इस संबंध में अपने उच्चाधिकारियों का और सरकार का सहयोग मिला। हम लोगों ने उस ब्यूरो को मजबूत किया। मुखबिर योजना का जो कि गलत काम करने वालों की सूचना देने का जो सिस्टम था उसे और मजबूत किया। हमारे पास राजन चौधरी SRKPS जैसी कुछ संस्थाएं थी जो लगातार पहले से काम कर रही थी, और जब उन्होंने हमारा एंथुजियाज्म देखा तो वो हमारे साथ जुड़ते गए और हमें डिकॉय ऑपरेशन करने में मदद करने लगे, क्योंकि डिकॉय ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत थी कि प्रेग्नेंट औरत का इस्तेमाल जो करना पड़ता है उसको कहाँ से लाया जाए। उसके बाद उनके लिए भारत सरकार ने हमारे इस प्रपोजल को एग्री कर लिया कि डिकॉय महिलाओं को भी कुछ रिम्यूनरेशन दिया जाए, उनको भी कुछ इनाम दिया जाए। धीरे धीरे ये योजना सफल होने लगी। हमें एक बहुत अच्छे एडिशनल SP के रूप में रघुवीर सिंह जी मिले, और इस प्रकार से सिविल सोसाइटी, प्रशासन और पुलिस का जो एक ब्यूरो का सहयोग था, और इसके साथ साथ हमारी जो जुडिशरी है उसके लोगों के साथ भी हमने मिलके कुछ सम्मेलन किए। इसका डेडली कॉम्बिनेशन जब बना तो राजस्थान में 2016, 17, 18 ऐतिहासिक वर्ष रहे, जिसमें काफ़ी संख्या में डिकॉय ऑपरेशन यानी कि स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जो फेमस हैं वो किए गए। और उन स्टिंग ऑपरेशन का मैं आपको बताऊं तो 110 स्टिंग ऑपरेशन 3 साल में संपादित किए गए। और ये स्टिंग ऑपरेशन केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान की महिलाओं को दूसरे स्टेट्स में ले जाकर भी जो गलत काम हो रहा था सेक्स डिटर्मिनेशन का, अबॉर्शन का, उस पर रोक लगाई गई। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली भी शामिल है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने कुछ ऑपरेशंस किए। कुल मिला के 45 ऑपरेशन हमने राजस्थान से बाहर किए। तो पूरे राजस्थान में और आसपास एक माहौल बन गया कि राजस्थान और यहाँ के आसपास के इलाकों में राजस्थान की महिलाओं का सेक्स डिटर्मिनेशन करके लड़कियों को गर्भ में मारना अब इतना आसान नहीं है। उसके साफ तौर पे परिणाम देखे जाने लगे। उसी समय हमारी टीम ने महसूस किया कि एनफोर्समेंट यानी कि लॉ की पालना करवाना, कानून की कड़ाई से पालना कराना सामाजिक कुरीतियों के मामले में एक पार्ट है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस। डॉटर्स आर प्रीशियस ये कंसेप्ट 2016 में पैदा हुआ, डैप के नाम से जो फेमस हुआ, DAP। और इसमें हम लोगों ने हज़ारों स्कूलों के अंदर, हज़ारों कॉलेजेस के अंदर जो हमारे 16 साल से 22 साल के युवा हैं उनको अप्रोच किया। हमने उनको इसलिए अप्रोच किया कि फ्यूचर में इन्हीं को माँ बाप बनना है और इन्हीं को अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में निर्णय लेने हैं। और हमारा ये प्रोग्राम बहुत हाइट पर गया। आपको जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने कई प्रकार के रिकॉर्ड कायम किए, कई प्रकार के नेशनल रिकॉर्ड बनाए। हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया जब एक ही दिन में 7000 जगह प्रोग्राम हुआ, जिन्हें 10.5 लाख युवाओं ने अटेंड किया। पूरे राज्य में कानून की कड़ाई से पालन और अवेयरनेस का जो माहौल बना, उसके परिणाम आप देख सकते हैं। अभी जो भी डाटा राजस्थान के संबंध में जारी हो रहे हैं, चाहे वो रैंडम सर्वे से जारी हों, चाहे भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा जारी हों, या हमारा जो पहचान पोर्टल है जहां रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ होता है, वो सारी बात एक ही बात कह रहे हैं कि डेफिनेटली इन पिछले 7 सालों में राजस्थान की जो सेक्स रेशो है उसमें एक सकारात्मक सुधार हुआ है।
और 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई, जो अब 2023 में होनी संभावित है। और हमें पूरा विश्वास है कि जब 2023 में जनगणना होगी तो राजस्थान अब उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां बेटियों की संख्या बढ़ रही है। 1981 से 2011 के बीच में जो कलंक हम लोगों ने फेस किया है, मेरा विश्वास है कि 2023 के डेटा में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उसको धो पाएंगे। सर, आपके प्रयासों से दो चीज़ें तो हुई। एक तो लोगों में भी सकारात्मकता आई, उनको समझ डेवलप हुई उनमें कि बेटी कितनी इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि अमूमन हमने इन वर्षों में अखबार में या कहीं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये खबरें आती ही नहीं है कि कहीं पे किसी को पकड़ा गया है, तो काफ़ी जागरूकता तो आई है सर। इसके लिए तो सर आपने जो कमाल काम किया है, सब लोग आपको हमेशा आभारी रहेंगे इसके लिए। अगला सवाल सर मेरा ये है कि ये काम करने के बाद में स्पर्श की आपने शुरुआत की, जो कि एक देखा जाए तो एक इमोशनल भी शब्द है और उसके अलग अलग मायने हैं, तो थोड़ा सा स्पर्श के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा वो सोसाइटी को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं, तो इसी चीज़ का एक लाभ लेते हुए और एक हमारे डैप का जो अनुभव रहा फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ, इन सब चीज़ों को जब हमने देखा तो पाया कि हम लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपने लेवल पे सोसाइटी के अंदर जाके कुछ काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार इतवार प्रत्येक सप्ताह में 2 अवकाश रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शनिवार के दिन हम सोसाइटी को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। तो सैटरडे फॉर सोसाइटी एक कंसेप्ट दिमाग में आया। अच्छा। क्योंकि हमारे डैप के भी ज़्यादातर जो सेशन थे वो सैटरडे केंद्रित होते थे, लेकिन चूंकि वो मेरी सरकारी जॉब का भी एक पार्ट था तो मैं बाकी दिन भी अगर चाहता तो उस काम को कर लेता था। और उसमें चूंकि बहुत सारी सरकारी मशीनरी ने भी अपना सहयोग दिया तो वहाँ दिक्कत नहीं थी। ये काम मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं था, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ की घटनाएं अखबारों में हर रोज़ आ रही थी और उनको देखते हुए लग रहा था कि पूरे देश में जैसे एक वातावरण सा बच्चों के खिलाफ बन रहा है और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो हम कुछ लाइक माइंडेड लोगों ने, कुछ वॉलंटियर्स ने आपस में तय किया कि हम स्पर्श नाम से एक अभियान शुरू करेंगे और इसमें हम स्कूल्स के अंदर जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। उसमें 45 मिनट से 1 घंटे का एक सेशन करेंगे और इस सेशन के अंदर हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से, अगर प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर के माध्यम से, और यदि गांव का स्कूल है जहां प्रोजेक्टर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या दिन में लाइट भी नहीं आती हो, तो वहां पर हम फ्लेक्सी सीट के माध्यम से, बड़े बड़े पोस्टर्स के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। बहुत सारे लोगों का सहयोग हमें मिलता गया, हमारी एक टीम बड़ी बनती गई। हमें राजस्थान में जयपुर के बाद अलग अलग जिलों से भी बुलावे आने शुरू हो गए। चेन रिएक्शन मॉडल हमने किया। चेन रिएक्शन मॉडल में ये होता है कि एक जगह के वॉलंटियर आपको बुलाते हैं, आप उनको ट्रेंड कर देते हैं, आप स्कूल में ले जाके उनको लाइव सेशन दिखा देते हैं, उनको भी पता लग जाता है कि 1 घंटे में क्या बताना है, कौन सी क्लास को किस तरह से बात करनी है। और इस सारी टेक्निक को जब आप सिखा देते हैं अपने वॉलंटियर्स को, तो वॉलंटियरिज्म का मतलब यही है कि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि ना तो कोई NGO हमें बनाना है, ना ही हमें कहीं से डोनेशन लेना है, ना ही हमें कहीं से CSR की मांग करनी है, और सबसे बड़ी बात, हमें प्रचार प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें प्रचार प्रसार इस हद तक करना है कि जो हमारे मैसेज हैं बच्चों के संबंध में वो सब तक चले जाएं। तो ये जो वॉलंटियरिज्म का चेन रिएक्शन मॉडल हमने शुरू किया, ये तमाम राजस्थान के करीबन 25 जिलों में पहुंच गया और हम लोगों ने 8 महीने के अंदर ही, यानी कि कोरोना के आने से पहले तक, मार्च 2020 तक, हमने अगस्त 19 से लेके और मार्च 2020 में ये लगभग 8 महीने में 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को कवर कर लिया था और हम 2000 स्कूलों तक पहुंच गए थे। क्योंकि चेन रिएक्शन मॉडल में ऐसा हुआ कि मैंने एक ज़िले में जाके अगर 15 वॉलंटियर बनाए तो 15 वॉलंटियर ने आगे 15 वॉलंटियर और बना लिए, फिर उन 30 वॉलंटियर ने एक स्कूल भी किया तो 30 स्कूल हो गए, अगले शनिवार फिर 30 स्कूल हो गए, 20 स्कूल हो गए, जैसा उनको मिला। इस प्रकार से जब 25 जिलों में इस प्रकार से काम किया जाएगा तो बहुत जल्दी केवल सैटरडे काम करके भी हम काफ़ी संख्या में कवरेज कर सकते हैं। कोरोना में हमने ऑनलाइन सेशंस किए और कोरोना समाप्त होने के बाद हमारे ऑफलाइन सेशन फिर से शुरू हो चुके हैं। अभी हमारी टीम 2022 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर आ गया है, लगातार सेशंस ले रही है। काफ़ी अच्छी डिमांड है हमारे पास सेशंस की। और हमारे बाकी कई ज़िले जैसे अजमेर है,
बारां है, कोटा है, जोधपुर है, पाली है, बीकानेर है, और सबसे बड़ी सफलता हमें दौसा में मिली है। तो वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। दौसा कलेक्टर साहब ने एक बहुत ही इनोवेटिव काम किया। उन्होंने हमसे स्कूल में बच्चों को ट्रेन कराने की बजाय 1400 टीचर्स की ट्रेनिंग हमसे कराई। उन 1400 टीचर्स के जरिए उन्होंने आगे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, और उन्होंने इसी साल एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। दौसा के सभी 2600 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में एक दिन में एक ही टाइम स्लॉट में 3,78,000 बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में अवेयर किया गया है। तो ये शायद हो सकता है कि विश्व में पहला एक्सपेरिमेंट हो कि जब एक दिन एक ही समय पे 3,78,000 बच्चों को 2600 जगहों पर एक साथ बताया गया। इस तरह के मॉडल हम पूरे राजस्थान में, सभी जिलों में, मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में अगर फॉलो करते हैं तो बच्चों को बहुत सारी टिप्स दी जा सकती है ताकि बैड टच की इवेंट को वो पहले से ही भांप सकें, उसके संबंध में तैयार हो सकें और अपने आप को बचा सकें। सर, स्पर्श में जो आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ वॉलंटरली तरीके से ट्रेनिंग उनको दी थी, तो क्या कंटेंट यूज करते हैं जी वाइल ट्रेनिंग? हाँ, देखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 45 मिनट से 1 घंटे का सेशन ये होता है, तो मैं आपको इमेजिन करता हूँ कि हम एक स्कूल में गए, हमने बच्चों को ऑडिटोरियम में बिठा लिया, जहाँ पर प्रोजेक्टर और फिल्म्स वगैरह दिखाने की सुविधा रहती है। वहाँ तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उस पीपीटी को दिखाकर, उस फिल्म को दिखाकर बच्चों को काफ़ी ऑडियो विजुअल के थ्रू चीज़ें पता लग जाती हैं। तो वहाँ चैलेंज 50% रह जाता है, वहाँ केवल फिर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना रह जाता है। जहाँ पर हम लोगों के पास पीपीटी दिखाने की और मूवी दिखाने की सुविधा नहीं है, वहाँ पर हम लोग जिस तरह से काम करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले कंटेंट में ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में अभी तक गुड टच कौन कौन से रहे हैं, ताकि एक 5 साल का बच्चा, क्योंकि हम टारगेट करते हैं 5 साल से 15 साल के बच्चे, क्योंकि 5 साल से कम के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं होते, प्राइवेट में हमें 3 से 5 साल के बच्चे भी मिल जाते हैं। तो 3 से 15 साल के बच्चों को जब मैं टारगेट कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली 3 से 10 साल के बच्चे ज़्यादा वनरेबल हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज का लेवल बहुत कम रह जाता है। तो हम उनको बताते हैं कि सेफ टच और कंफर्टेबल टच, ये दोनों, ये आपके गुड टच हैं और इनको आपने अपने फैमिली में फील किया है। लेकिन बैड टच क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से बॉडी के 4 पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर कोई अंकल, आंटी, भैया, दीदी आपको वहाँ बार बार टच करके आपसे बात कर रहे हैं तो आपको आहट मिल जाएगी कि कोई गलत बात हो रही है। हम उन 4 बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा रिकमेंड किए गए हैं कि ये 4 बॉडी पार्ट पर टच होना गलत है। दूसरा, फिर हम उनको बताते हैं कि डिजिटल बैड टच क्या होता है, यानी कि फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट के थ्रू यदि आपको कोई गंदी क्लिप, कोई गंदी पिक्चर, कोई गंदा जोक दिखाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो ये भी बैड टच की डेफिनेशन में है और पॉक्सो एक्ट में ये भी पुनिशेबल है। हम छोटे बच्चों को एक्ट वैक्ट की बातें नहीं करते, हम उनको तो बहुत सिंपल वे में बातें बताते हैं। तीसरा, हम उनको बताते हैं कि आपको अजनबियों से कैसे बचना है, आपको ऐसे लोगों से कैसे बचना है जो रिलेटिव तो नहीं है लेकिन घर के आसपास काम करते हैं। फिर हम उनको ये भी जानकारी देते हैं कि रिलेटिव भी अगर आपके साथ बैड टच करते हैं तो इसमें आपको चुप नहीं रहना है, चाहे वो आपके फैमिली के लिए कितने ही बड़े हों और चाहे वो कितने ही प्रभावशाली हों, आपको डरना नहीं है। हम उनको ये भी बताते हैं कि कोई आपको लालच देगा और कोई आपको डराएगा, उन दोनों को ही मुकाबला करना है। हम एक 3 स्टेप की टेक्निक बताते हैं जिसका नाम है शाउट नो, गो अवे एंड टेल समबडी। तो ये जो नो गो टेल, इसका नाम हो जाता है नो गो टेल, ये बच्चों को याद हो जाता है। इन 3 स्टेप को फॉलो करके हम उन केसेस में अपने आप को बचा सकते हैं जहां पर मौका देखकर कोई जान पहचान का व्यक्ति हम पर बैड टच करने की कोशिश करता है। फिर हम उनको बताते हैं कि भारत सरकार की एक हेल्पलाइन है 1098, अगर आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, बार बार कहने के बाद भी मदद नहीं मिल रही है, या आप किसी इमरजेंसी में फंस चुके हैं जहां पर किसी को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाइल्ड लाइन 1098 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम 2 एडिशनल बातें बच्चों को और बताते हैं, जैसे कि हम एक ये भी बताते हैं बच्चों को आजकल कि जो हमारे घरों में ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से डिलीवरी आती है या ऑनलाइन खाना बच्चे घरों में मंगाते हैं, तो डिलीवरी लेते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है। अच्छा। कई बार बच्चे अपनी सुस्ती के कारण डिलीवरी लेने में लापरवाही कर देते हैं, जिससे डिलीवरी देने वाले लोगों को घर के संबंध में काफ़ी जानकारी मिल जाती
जाती है कि घर में सीसीटीवी कहाँ है, घर में डॉग है कि नहीं है, और माँ बाप बाहर किस समय जाते हैं, बच्चे अकेले कब होते हैं, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इसका ट्रेंड अगर स्टडी होता है तो वो एक डेंजरस सिचुएशन बाद में बनती है और पुलिस का काम लेटर ऑन बढ़ जाएगा। एक हम उनको ये भी बताते हैं कि जो पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक गार्डन्स हैं, इनका इस्तेमाल अंधेरे में नहीं करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए, और अंधेरे के समय जिद नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई भी साथी इन जगहों पर अकेला ना जाए। अगर हम इन 3-4 स्थानों पे अपने आप को सतर्क रखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं होने से बचाई जा सकती हैं, और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी बातें बताते हैं। तो ये सारे मैसेज देने से 4 बॉडी पार्ट, 3 वे टेक्निक, हेल्पलाइन, और किस तरह से अपने आप को बचाएं, काफ़ी बच्चों की नॉलेज आप देखते हैं 1 घंटे बाद रिच हो जाती है। और 3 से 6 महीने में छोटे बच्चों के साथ इस सेशन को रिपीट करना होता है, जो हम स्कूल की जिम्मेदारी लगा के आते हैं। तो अगर बच्चों को 3 बार ये सेशन 6 महीने में मिल जाए तो मेरा विश्वास है कि राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चों को हम लोग सजग कर देंगे, और बैड टच करने वाले लोगों के इरादों को हम नाकामयाब कर सकते हैं। बहुत ही कमाल सब्जेक्ट है सर, और जैसा कि आपने डिलीवरी वाला बताया, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नया भी है, इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। सर इसी पे मैं बात करता हूँ कि एक अच्छी पेरेंटिंग जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने के बाद में लोग व्यस्त ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन में ले लीजिए, अपने काम में ले लीजिए। तो एक बच्चे और माँ बाप के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसका पेरेंटिंग पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि समय के साथ हम लोग ज़्यादा बिजी हो गए हैं, हम लोगों के लाइफस्टाइल में कई तरह की चीज़ें ऐड हो गई हैं। और आप देखिए कि जो हमारी जनरेशन थी, मतलब जो 90s में बच्चे थे, उस समय तो माँ बाप बहुत ज़्यादा शर्म करते थे कि इनको ये सब बातें हम नहीं बताएंगे, जो कि थी तो मेरे काम की, लेकिन मेरे माँ बाप उसको बताने में हिचक महसूस करते थे। गांव कस्बे में ये हिचक आपको ज़्यादा देखने में आएगी। जी। बड़े शहरों में लोग कम हिचकते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 20 साल में खुलापन बहुत बढ़ गया है। जी। हम ये नहीं कहते हैं कि खुलापन देश में नहीं आना चाहिए, आज़ाद विचार नहीं आने चाहिए, लिबरलिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को तैयार करें। आज हिंदुस्तान में कई चीज़ों में तो स्टिग्मा है कि बच्चों को बताने में हिचक, और उधर से हमारे यहाँ घुस गया है, OTT चैनल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट पे हैं, ऑनलाइन क्लास जब उन्होंने ली तो अब यूट्यूब भी उनको देखना आ गया है। तो हमें ये बात महसूस करनी पड़ेगी कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि अच्छी बात बताने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं नॉर्मली जब लेक्चर देता हूँ तो एक लाइन का यूज़ करता हूँ कि अगर सही सच्चे फैक्ट बताने में शर्म करेंगे तो बाद में दुष्कर्म बढ़ेंगे। तो हम शर्म का एक लेवल मेंटेन करें, लेकिन दुष्कर्म को नहीं बढ़ने दें। और दूसरी बात मैं माँ बाप को भी कहता हूँ जब कभी मुझे मौका मिलता है कि भाई आप लोग ये ज़रूर देखिए कि आप बच्चों को सामान दिलवाकर खुश हैं कि आज हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, बच्चों को बहुत अच्छा बाजार में जाके सामान दिलवाएंगे तो वो हमें अच्छा पेरेंट्स मानेंगे। सम्मान दिलाना भूल जाते हैं हम। सम्मान दिलाना, तो बच्चों को सम्मान आप कैसे दे सकते हैं? जब बच्चा आके आपको शिकायत करता है कि फलाने अंकल ने, फलानी आंटी ने, फलाने ताऊ जी ने, मौसा जी ने, फूफा जी ने मुझे गलत टच किया है, तो आप जो थप्पड़ मारने को तैयार हो जाते हैं या डांट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप विश्वास मानिए बच्चे को उम्र भर के लिए आप अपने से दूर कर लेंगे। तो अगर ऐसे समय में हम बच्चों को पेशेंट हियरिंग नहीं देंगे, उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं होगी, और शायद हमारा बच्चा कुंठाग्रस्त होकर जिएगा, जो हम नहीं चाहते थे। इसीलिए सामान दिलवाइए, लेकिन सम्मान भी दिलाइए। जी सर, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि सामान और सम्मान, ये टर्मिनोलॉजी सिमिलर है लेकिन काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। सर अगला सवाल मैं लेकर जाना चाहूँगा, युवा वर्ग की मैं खासकर बात करता हूँ कि एक वक्त गुजारते गुजारते जब भी अपने एम्बिशंस, ख्वाब काफ़ी लेकर चलता है युवा, वो कई बार वो फुलफिल नहीं हो पाते, कई बार पूरे होते नहीं होते। एक शब्द है तनाव, स्ट्रेस, जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसके अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग परिभाषा है, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं और साथ में परिवार का तो नुकसान होता ही होता है। तो ये तनाव जो शब्द है, आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार महसूस किया होगा, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं या हैंडल करते हैं जब भी आप होता है? देखिए, तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे तनाव में हैं। किस लिए तनाव में हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनको वो चाहिए जो उनके दोस्त के पास है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से तनाव में हैं।
मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, दबाव में पढ़ना पड़ रहा है। मैं जिस तरह से पढ़ना चाहता हूँ मुझे दूसरी तरह से पढ़ने के लिए कहा गया है। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ, फिर भी मुझे कोटा छोड़ के मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मुझसे कम सक्षम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तनाव के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मुझे तनाव का जो सबसे बड़ा मेजर कारण हिंदुस्तान में या अपने आसपास नज़र आता है वो है अननेसेसरी कंपैरिजन। आप इस वर्ड को पकड़ लीजिए, अनावश्यक तुलना। मैक्सिमम टाइम आप दिन में जब समय गुजार रहे होते हैं, आप नोट करिए कि आप किन किन वजह से तनाव में होते हैं। हमारे तनाव का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम दूसरे की कैपेसिटी का कंपेयर करे बिना, दूसरे को मिली हुई सफलता दर्शी तरीके से वो कंपैरिजन करना चाहिए था, हम उस टर्म्स में नहीं करके अपने मन के समझाए अनुसार वो कंपैरिजन करते हैं और बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं। भाई ये सोच के टेंशन में आ जाता है कि मेरा भाई आगे चला गया। आज आपको ये प्रेशर है कि आपके भाई के बच्चे आगे चले गए हैं और आपके बच्चे आगे नहीं गए हैं, तो आप एक बहुत बड़ा प्रेशर महसूस करते हैं। पहले लोग अपने परिवार के प्रति ज़्यादा जो है बायस्ड होते थे। आज मैंने देखा है कि परिवार वर्ड भी छोटा रह गया है, केवल खुद की पत्नी और बच्चे वहाँ तक रह गए। अगर भाई या कजन्स या आसपास के बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो मैं उसको अपनी तरक्की नहीं मानता हूँ। तो स्ट्रेस का कारण है हमारा सेल्फ सेंटर्ड होना, यानी कि स्वार्थी हो जाना। बहुत अव्वल दर्जे के स्वार्थी हम लोग हो चुके हैं, यानी कि हमारे लिए सफलता के मायने बड़े लिमिटेड हो गए हैं। और सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि तनाव का कारण ये भी है कि हम हमारी कैपेसिटी को इवेल्युएट किए बिना, अपने आप खुद का कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन किए बिना, केवल गणना के आधार पर रिजल्ट्स की उम्मीद लगा के बैठे हैं। और बुद्धा ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि एक्सपेक्टेशंस लीड टू सोरोज। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे एफर्ट्स उस हिसाब से होते नहीं हैं, और बाद में हम लोग फिर अगेन ये कहते हैं कि मुझे मेरा मनचाहा नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि युवाओं के अंदर ये स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि एक तो करियर बहुत बड़ा कारण है, उसके अलावा माँ बाप का प्रेशर बहुत बड़ा कारण है, उसके अलावा दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो युवाओं को ये चाहिए कि उनको ये एग्जाम्पल देखने चाहिए कि गांव से निकले हुए लोगों ने भी सफलता पाई है। तो आप कस्बे के होने पे क्यों परेशान हो रहे हो? आप ये देखिए कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोगों ने सफलता पाई है, आपको तो इंग्लिश ठीक ठाक आ रही है, बहुत नहीं जानने वाले लोगों ने भी किया है। बहुत छोटे छोटे गांव के लोग आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। आप चाहें तो आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। आपके यहाँ से निकले हुए लोग कलकत्ता के अंदर, बेंगलोर के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक बने हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने माइंड को तंग करना चाहेंगे, आपको सारे नेगेटिव एग्जाम्पल याद आएंगे, लेकिन अब आप जब खुद को प्रफुल्लित करके मोटिवेट करना चाहेंगे सकारात्मक तरीके से, तो आपको पॉजिटिव तरीके काम आएंगे। मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा, हम जब अपॉर्चुनिटीज़ में चैलेंजेस ढूंढने लगते हैं तो हम नकारात्मकता की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी नियति ये होनी चाहिए कि हम चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी को ढूंढें। जी, अगर मेरे पास एक चीज़ है, मैं उस चीज़ में ही नकारात्मकता ढूंढना शुरू कर देता हूँ कि मेरे पास फ़ोन है लेकिन मेरे पास आईफोन नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदमी वो है जो घोड़े की लीद देखकर ये देखता है कि शायद घोड़ा भी आसपास हो, उसको उसमें बदबू नहीं आ रही है, उसको ये लगता है कि अगर लीद है तो हो सकता है घोड़ा भी मिल जाए। तो जीवन का फलसफा ये होना चाहिए कि चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो अगर हम ये देखना शुरू कर दें, अननेसेसरी कंपैरिजन से बचें, तो डेफिनेटली स्ट्रेस के लेवल पे कुछ काम हो सकता है। सर, अगला मेरा सवाल ये है कि अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिंदगी को देखने का, जीने का नजरिया भी बदल गया है। हर किसी इंसान के पास मोबाइल है, पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है। तो अब फ्रेंड्स भी सोशल मीडिया फ्रेंड्स हो गए हैं। पहले लोग मिलते थे, गैदरिंग होती थी, अपनी चीजें एक्सचेंज करते थे, आइडियाज शेयर करते थे। अब सारा सब कुछ सोशल हो गया है, ऑनलाइन सब कुछ हो गई है, दोस्ती भी ऑनलाइन है, थॉट्स भी ऑनलाइन है। तो ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी पे नेगेटिव तो देखने को मिला है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के बारे में इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को नेगेटिव पॉजिटिव खुद सोशल मीडिया नहीं बना रहा है, हमारी थॉट्स में। सोशल मीडिया के जरिए आज मैं स्पर्श अभियान चला रहा हूँ, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमने कोई जगह नहीं ले रखी, बहुत सारे वॉलंटियर से हम कभी आमने सामने मिले नहीं। हम फेसबुक पे पेज बना रखा है, हमने फेसबुक के पेज पे लोग मैसेंजर पे मैसेज करते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ या मैं कार्यक्रम करवाना चाहता हूँ। हम लोग उसके मोबाइल नंबर से उसको व्हाट्सएप पे जोड़ देते हैं। व्हाट्सएप पे जब वो हमारे काम देखता है तो वो हमारा वॉलंटियर बनना है या नहीं बनना है इसका डिसीजन ले लेता है। यूट्यूब पे हम अपने वीडियो डाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, सोशल मीडिया की कॉस्ट के अलावा मुझे इन तीनों चीजों को यूज करने में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। क्या आज से 10 साल पहले मैं ये कर सकता था? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता था।
आज मैं सुबह प्रोग्राम करता हूँ, शाम को मैं ये कार्यक्रम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं कहीं कुछ बोल के आया हूँ, उसका वीडियो बन के सब जगह चला जाता है, वायरल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे आप क्या डालते हैं, इसमें सोशल मीडिया का कोई हाथ नहीं है। हम कहते थे सोशल मीडिया बहुत खतरनाक चीज है। सोशल मीडिया खतरनाक चीज नहीं है। सोशल मीडिया पे अपने खतरनाक थॉट्स वाले लोग खतरनाक है। इसीलिए सोशल मीडिया तो वैसे ही है जैसे हम बचपन में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या ऐसे लिखा करते थे, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। आपको याद होगा, हम बहुत छोटे हुए तो इस तरह के ऐसे लिखा करते थे। और तब हम यही कहा करते थे कि विज्ञान का तो इस्तेमाल आप परमाणु बम से आप नागासाकी और हिरोशिमा भी कर सकते हो, और परमाणु बम से बिजली भी, परमाणु से बिजली भी बनती है। तो यही चीज मैं कहूंगा सोशल मीडिया के साथ है। सोशल मीडिया नागासाकी हिरोशिमा से भी ज्यादा बढ़ के पूरे संसार को खत्म कर सकता है, और चाहे तो पूरे दुनिया में वहां भी पढ़ाई पहुंच सकती है। जहां जहां हम टीचर नहीं पहुंचा पाए वहां पर लेक्चर के थ्रू पढ़ाई पहुंच सकती है, पहुंचा रहे हैं लोग। आज ऑनलाइन कंसल्टेंसी डॉक्टर दे सकता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आज एक दादा अपने पोते को देख सकता है अमेरिका में जो बैठा हुआ है कि भाई मेरा पोता कैसा है, शायद उसको पहले नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी। तो सोशल मीडिया अपने आप किसी चीज को खराब या अच्छा नहीं कर सकता जब तक कि उसको इस्तेमाल करने वाले लोग जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी से इसको तय नहीं करते कि उन्हें करना क्या है। जी, लेकिन सर कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे लिए हिंदुस्तानियों के लिए तो ये बहुत नया सब्जेक्ट है, कुछ वर्षों में ही आया है जब से जियो ने या अदर कंपनीज ने डेटा देना शुरू किया। सारा दिन आप पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हो, कोई पैरामीटर भी नहीं है इसको कंट्रोल करने के कि इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक जिम्मेदाराना तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो, उसके लिए आपके क्या सुझाव है? या इस आप मुझे एक बात बताएं, जब कुछ साल पहले ऐसा कोई एफर्ट हुआ था कि सोशल मीडिया पे जो चीजें डाली जाएंगी उसको रेगुलेट किया जाएगा, क्या खुद मीडिया ने इस बात को अप्रिशिएट किया था? मुझे नहीं लगता। मुझे ये याद आता है कि आप इसको किसी भी तरीके से करके देख लीजिए, आपको इसमें बुराई मिलती है। अगर सरकार कोई भी एफर्ट ऐसा करेगी कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, उसको अच्छे वे में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन बहुत मुश्किल है। हमने बहुत सारी चीजें जब भी इस तरह की करने की कोशिश की है, उन्होंने हमेशा बैकफायर किया है। मेरा मानना है कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को ही हर प्रकार की चीजें अवेलेबल तो होनी चाहिए, लेकिन उस सोसाइटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उन चीजों का इस्तेमाल किस प्रकार से करेगी। आप ये नॉर्म बनाइए ना कि सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बनाने में क्या सजा मिलेगी, और देखे बताइए। अगर सोशल मीडिया के जरिए कोई नकली प्रोफाइल बनाकर नकली आईडी के जरिए चीजें बेच रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, हम कितनी मामलों में कार्रवाई कर पाते हैं? फेसबुक की आईडी को हैक करके दोस्तों से पैसे मांगने की घटनाएं आप हर रोज देखते हैं। लेकिन एग्जाम्पलरी कार्रवाई जब हम करना शुरू कर देंगे, मेरा मानना है कि ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया को कहीं से भी रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, अगर कानून अपना काम अपनी जगह पे ठीक प्रकार से करेगा। दूसरा, कानून से भी ज्यादा एक सोसाइटी खुद इतनी सभ्य होनी चाहिए कि ये हमारे फायदे के लिए आई है और ये चीज है। और मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड और ओटीपी और लोगों के पासवर्ड और इन सब का जो चीजें हुई हैं, तो लोग भी कई बार लापरवाह होते हैं। आज हमने हर जगह ऑनलाइन पेमेंट पहुंचा दी है, हमने हर जगह बार कोड के जरिए पेमेंट करने की सुविधा पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पहुंचा दी है कि भाई आप बड़े आराम से ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, पैसा उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उतनी ही हमें सेफ्टी वॉल भी तैयार करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये सारा काम कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत है। और थोड़ी सी जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन आई, कंप्यूटर एजुकेशन आई, तो सोशल मीडिया एजुकेशन भी थोड़ी सी देने की जरूरत है, ताकि बच्चे नकली प्रोफाइल ना बनाए। आज स्कूल के 10-10 साल के बच्चों के प्रोफाइल हैं, मम्मी पापा को पता है, बट हम उसको आगे रह जाते हैं। फिर वही बच्चा किसी के प्रोफाइल पे उल्टी सीधी बात लिखना शुरू कर देता है। 14 साल का होते होते उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो छोटी छोटी स्मॉल मीडिया शरारतें क्राइम में कब बदल जाएंगी ये पता नहीं चलेगा। पहले वो किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को परेशान करने के लिए उल्टी सीधी बातें लिख रहा था, लेकिन कब वो किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड की हैकिंग में ना चला जाए ये हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए सभी को बराबर का काम करना पड़ेगा। लॉ मजबूत होना चाहिए, मॉनिटरिंग मजबूत होनी चाहिए। सोशल मीडिया की साइट्स जो डाउटफुल है उनको तुरंत बंद करने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आज जो लोग 1000 का सामान 100 रुपए में ऑफर करते हैं, क्यों कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जैसे ही वो साइट आती है, जब आम आदमी को पता है कि 100 रुपए में सामान देगा नहीं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ये एडवांस पैसे मांग रहा है, सबको पता है कि ये भागेगा, तो हमें खुद सावधान रहने की जरूरत तो है ही है। लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि मैं तुरंत रिपोर्ट कर दूं, तुरंत उस वेबसाइट को चलाने वाले उसके रिलेटेड लोगों का पता लगाया जा सके। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड थिंग। हमारी थॉट्स ही इसको अच्छा या बुरा बनाती हैं और इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कानूनी रूप से इस प्रकार की मॉनिटरिंग एजेंसीज होनी चाहिए कि हम लोग शिकार ना हो गलत चीजों का।
सर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, पढ़ने का शौक रखते हैं आप, तो ये मेरा पर्सनल सवाल है, ये मेरे सवालों में आके शामिल नहीं था लेकिन कॉन्वर्सेशन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो यंगस्टर इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो भी समाज के लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप अपनी लर्निंग से, जो भी आपने बुक्स पढ़ी हैं, जिंदगी जो आपने जिस तरीके से अनुभव की है, कुछ चीज़ें आप बताना चाहें जिनसे उनको ज़िंदगी में कुछ। देखिए, मैंने अपनी कन्वर्सेशन के दौरान कुछ बातें ऑलरेडी बता दी हैं। मैं युवाओं को ही लगातार मान के चल रहा था कि वो मेरी बात को सुन रहे हैं, और मैं इसमें यही कहूँगा कि मैंने एक तो वही मैसेज दिया था कि अपॉर्चुनिटी में चैलेंज नहीं देखने हैं, चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देखनी है, यानी कि सकारात्मकता और नकारात्मकता का टेस्ट यही है। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।